एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जिनके घर में 3 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने, बाकी लोग स्किप करके 10 सेकंड आगे बढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हम लोग कैमोमर्च जूनियर लॉन्च कर रहे हैं, कैमोमर्च किड्स लॉन्च कर रहे हैं। किड्स के लिए इसमें आपको मर्चेंडाइज मिल जाएंगी। अभी हम लोग फिलहाल टी शर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें की जो आपको ग्राफिक्स मिलेगा वो काफी एस्पिरेशनल मिलेगा, जो कि लुक में बच्चों के लिए परफेक्ट होगा और उनको कुछ शिक्षा भी देकर जाएगा। तो अभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही हम इस पर नया डिजाइन लॉन्च करेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, आप सभी को प्री लॉन्च ऑफर्स मिलेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स के बराबर की क्वालिटी मिलेगी और वो भी बहुत ही किफायती दाम में। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पिछले ही साल 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। भारत की कंपनी है और भारत का प्रोजेक्ट था, पर इसके डिजाइन में कुछ कंपनियों के लिए टेंडर निकाला गया था और उसमें एक टर्किश फर्म भी आ गई थी और इसको L1 घोषित कर दिया गया था, क्योंकि हमारा जो टेंडरिंग का प्रोसेस होता है वो L1 पर डिपेंड करता है। पर बाद में इसके लिए काफी विरोध हुआ और टर्की का जो भारत के खिलाफ हमेशा स्टैंड रहता है, उसके मद्देनजर इसको बाहर निकाल दिया गया है। इसकी स्टील कटिंग सेरेमनी हुई 2 दिन पहले और उसमें ही ये बताया गया कि जो ये टर्किश फर्म है इसका अब इसमें कोई भी हाथ नहीं है और इसके द्वारा इसके लिए कोई भी डिजाइन नहीं बनाया जाएगा। भारत की जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसी के द्वारा इसमें डिजाइन बनाया जाएगा और इसके लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोची बेस्ड एक डिजाइन कंसल्टेंसी है, उसकी सहायता ले रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या हमारी कोई भी शिपयार्ड किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी के माध्यम से डिजाइन किसी वॉरशिप का बना सकती है, वेसल का बना सकती है, तो फिर हम लोग ये विदेशी डिजाइन खरीदने क्यों जाते हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया बात यह है। और इस तरह से ये जो फर्म है, जो डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म है, धीरे धीरे इसको एक्सपीरियंस मिलेगा और भारत के अंदर ही एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। हालांकि इंडियन नेवी के लिए तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप हो चुका है, पर ये छोटी मोटी चीजें जिसके डिजाइन और ये सब चीजों के लिए हम लोग दूसरों का मुंह ताकते हैं, ये भी भारत के अंदर होनी ही चाहिए। और बहुत से जब हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया है तो ये फ्लीट सपोर्ट वेसल जो कि लगभग 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये कौन सी बड़ी बात है। हम जानते हैं कि फ्लीट सपोर्ट वेसल किसी समंदर में रुके हुए या समंदर में काम कर रहे किसी वेसल या वॉरशिप को फ्यूल देने, पानी देने, एम्यूनिशन देने, रसद सामग्री देने इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं तेजस MK1A की। हमको पता है कि 83 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी HAL को दिया जा चुका है। तेजस MK1A बन भी गया है, इसकी पहली उड़ान भी हम लोग देख चुके हैं। इसमें लगने वाले वेपन का ट्रायल पोखरण में होने वाला है और उसके बाद एयरफोर्स को ये दे दिया जाएगा ट्रायल करने के लिए और उसके बाद इसका इंडक्शन कर दिया जाएगा, मतलब तेजस के नए वेरिएंट का इंडक्शन होने लगेगा। 83 का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया गया था, पर 97 और एयरक्राफ्ट की यानी कि 97 और एयरक्राफ्ट की कमिटमेंट की गई थी हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी की तरफ से। अब इस चीज के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और HAL को ये कह दिया गया है कि 97 एयरक्राफ्ट के लिए 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट करें या 3 महीनों के अंदर पूरा अपना खाका बताएं। ये कहा जा रहा है कि 65,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 97 तेजस MK1A खरीदे जाएंगे। इस तरह से तेजस MK1A की संख्या कुछ 180 हो जाने वाली है भारतीय एयरफोर्स के अंदर और ये HAL को या किसी भी डिफेंस फर्म, भारतीय डिफेंस फर्म को दिया जाने वाला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ये HAL के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, भारत के अंदर जो एरोस्पेस का या हम कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम है उसको भी मजबूत करेगा, साथ ही साथ इसमें लगी हुई MSME के लिए भी ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है और एक तरह से उनको राहत की सांस इससे मिलने वाली है बहुत समय तक। बात कर लेते हैं ईरान द्वारा इजराइल पे अटैक किए जाने वाली खबर पे। 2-3 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल पे अटैक कर सकता है और आज ये काफी देशों की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, भारत की तरफ से भी जारी कर दी गई है कि ईरान और इजराइल का दौरा ना करें। अगर वहां पे जो लोग हैं वो इंडियन एम्बेसी के टच में आ जाएं। इसका मतलब साफ है कि युद्ध इन दोनों ही देशों के बीच में होने वाला है और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तब एयर सायरन इजराइल के अंदर बजने लगा है और ये एयर सायरन किसी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट के इंट्रूड करने की वजह से बज रहा है। ये कोई मिसाइल वाला अटैक नहीं है, ये एयर स्पेस को इंट्रूड किया गया है किसी हॉस्टाइल देश की तरफ से, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से और इसीलिए एयर सायरन बज रहा है। ये भी माना जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ईरान की तरफ से अपने ड्रोन और अन्य एयरबॉर्न इक्विपमेंट
भेजे जा रहे हैं या भेजे गए हैं जो कि इजराइल पे अटैक करने के काम आने वाले हैं। बात कर लेते हैं मालदीव की। वैसे तो मालदीव भारत को बहुत आंख दिखाने का प्रयास करता है, पर अभी भारत के कदमों पे वो पड़ा हुआ है। बताएंगे क्यों। भारत के साथ साथ वो चीन के कदमों में भी पड़ा हुआ है। असल में जो मालदीवियन करेंसी है रफिया या रुफिया जिसको कहा जाता है, वो डॉलर के अगेंस्ट काफी गिरती चली जा रही है। या आप कह सकते हैं एक तरह से कि मालदीव के पास डॉलर की कमी भी होने लगी है, उनके फॉरेन एक्सचेंज में कमी होने लगी है। उनकी मौजूद जो सरकार चला रहे हैं उसके मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोहम्मद सईद के द्वारा ये कहा गया है कि आगे आने वाली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें अगर फिर से उनकी सरकार को चुन लिया जाता है तो वो डॉलर जो कि आगे वाले समय में और भी ज्यादा स्ट्रांग उनकी करेंसी के खिलाफ होता चला जाएगा, उसको कमजोर करने मतलब उनकी करेंसी को, मालदीवियन करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए प्रयास करेंगे। और अभी का उन्होंने प्रयास ये बताया है कि भारत के साथ और चीन के साथ जो क्रमशः $780 मिलियन और $720 मिलियन, यानी कि भारत से जो उनका इंपोर्ट है वो ज्यादा होता है चीन के मुकाबले, इन दोनों ही इंपोर्ट को वो लोकल करेंसी में करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए भारत और चीन से बात कर रहे हैं। भारत की तरफ से ऑलरेडी पहले ही 22 ऐसे देशों को शेड्यूल किया गया है, 22 ऐसे देशों को नामित किया गया है जो कि फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल ना करते हुए लोकल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सामान खरीद सकते हैं। इसलिए भारत से तो उनको हेल्प मिल जाएगी। चीन के गवर्नर को बुला रहे हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को वो बुला रहे हैं कि आप भी हमें हेल्प कर दो। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी आयरनी है कि जिस भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ मौजूद सरकार शुरू से खड़ी है, अब उसी सरकार या उसी देश से वो ये कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। लोकल करेंसी से व्यापार करने में उनको ये बेनिफिट होगा कि डॉलर उनको देना नहीं पड़ेगा, वो रुपया में हमें पेमेंट करेंगे और वो रुपया हमारे वहां वॉस्ट्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब भारत को कुछ उनसे खरीदना होगा तो उसी रुपया से पेमेंट किया जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मालदीव अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आप क्या कहना है इस चीज पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या मालदीव को इस तरह की जो सहूलियतें हैं हमें देनी चाहिए? हालांकि दी तो हुई है पहले से, क्या इस पर विचार हमें करना नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। 2 साल इस युद्ध को हो चुके हैं, पर अभी तक रशिया की जो एयरफोर्स है वो 90% इंटैक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि यूएस और यूरोपियन कमांड का हेड है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 साल तो हो चुका है और रशियन एयरफोर्स यूक्रेनियन एयरफोर्स पे बम भी गिरा रही है, पर यह देखा गया है कि लगभग 10% फ्लीट ही उनकी नष्ट हुई है, यूक्रेन के द्वारा नष्ट करी गई है और अभी भी 90% उनकी जो फ्लीट है वो इंटैक्ट है। उनका ये कहना था कि रशिया ज्यादातर अपने लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि उसकी एयरफोर्स में कोई भी कमी नहीं आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ पे कोई भी कमी नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की काफी अचीवमेंट रही है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उनकी मिसाइलों को नष्ट कर पा रहे हैं। पर बात यह है कि रशिया इतने दिन युद्ध लड़ने के बावजूद 90% अपनी एयरफोर्स को इंटैक्ट रखा हुआ है। अब हमें यही सोच लेना चाहिए कि किस हिसाब से रशिया की तैयारी रही होगी, किस हिसाब से रशिया के पास हथियार हैं कि वो लगातार हथियारों का इस्तेमाल करके, और ये भी खबरों में कई बार आ चुका है कि 5 गुना ज्यादा वो यूक्रेन पे अटैक करता है। 5 गुना ज्यादा अटैक करने के बावजूद उसकी एयरफोर्स अभी भी 90% इंटैक्ट है, यानी कि उसने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, केवल बम और मिसाइल मार मार के ही यूक्रेन और पूरे यूरोप को, साथ ही साथ यूएस को परेशान कर रखा है। आपका इस पर क्या कहना है और इन तैयारियों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।